औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको कैंसर कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि हर इंसान इस बीमारी से डरता है। हम कितने लोगों को जानते हैं कि जिन्होंने जिंदगी भर ना तो कभी सिगरेट पी ना कभी अल्कोहल का यूज किया, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो गया। और कितने ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जो जिंदगी भर सिगरेट पीते रहे और शराब पीते रहे, लेकिन उनको कैंसर नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? सच बात यह है दोस्तों, कैंसर अपने आप में एक बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको आज हम पूरी तरह से समझेंगे। बात में कोई शक नहीं कि स्मोकिंग करने से और शराब पीने से कैंसर का रिस्क जो होता है वो इंसान के जिस्म में बढ़ जाता है। शराब पीने से इंसान के जिस्म में 7 तरह के कैंसर जो है वो जन्म ले सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर, ओसोफेगस कैंसर वगैरह। और इसी तरह से स्मोकिंग करने से इंसान के जिस्म में 16 किस्म के कैंसर जो है वो जन्म ले सकते हैं, जिनमें लंग कैंसर है, माउथ कैंसर है, थॉयराइड कैंसर है, ओसोफेगस कैंसर है वगैरह। पूरे इंसान के जिस्म में 200 किस्म के कैंसर होते हैं। डिपेंड अपॉन द ओरिजिन ऑफ कैंसर, ये डिपेंड करेगा कि कैंसर किस जगह से ओरिजिन हुआ है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, तो उस पर डिपेंड करता है ये। शराब और स्मोकिंग 2 बड़े कारण हैं कैंसर के। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं कैंसर के, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं थैलेसीमिया मेजर के बारे में। थैलेसीमिया मेजर एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है, एक ऐसी ब्लड डिजीज है जो ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है। ये वो बीमारी है जिससे क्या होता है, कंटिन्यूसली इंसान के जिस्म में आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल है, उनका काउंट कम होना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ होमोग्लोबिन जो है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह के इंसान को या तो हर 15 दिन के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है, या तो उसको परमानेंट इलाज के लिए बीएमटी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवानी पड़ती है। एक डाटा के मुताबिक इंडिया में हर साल 10 से 15 हजार जो बच्चे हैं वो थैलेसीमिया मेजर के शिकार हो जाते हैं। इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये एक इनहेरिटेड बीमारी है जो खानदान में अगर किसी को भी होगी तो वो आगे बच्चों में भी ट्रांसफर कर सकती है। ताइवान में एक स्टडी की गई जिससे ये पता लगाया गया है कि थैलेसीमिया मेजर वाले जो मरीज होते हैं उनको 52% कैंसर की जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। कैंसर को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्टेम सेल को समझना जरूरी होता है। ये स्टेम सेल क्या होता है, इससे नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्टेम सेल मतलब जिससे आगे नए सेल रीजनरेट होते हैं। स्टेम सेल खुद से ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। यही वो सेल हैं जिनकी वजह से ब्लड सेल जो हैं वो बनते हैं, और इन्हीं सेल की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ सेल जो हैं वो जन्म लेते हैं। स्किन सेल, मस्कुलर सेल, नर्व सेल वगैरह वगैरह। स्टेम सेल की वजह से डैमेज टिश्यू जो हैं वो वापस रिपेयर भी होते हैं। इसीलिए ब्लड कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर में जो है स्टेम सेल का एक अहम रोल होता है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही जिस वक्त एक फर्टिलाइज्ड एग से एक फीटस बनता है, उस फीटस के अंदर जो स्टेम सेल रीजनरेट होते हैं, वो स्टेम सेल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी सेल की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन जब इंसान अडल्ट हो जाता है तब स्टेम सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तब जिस्म के जिस हिस्से में जो सेल होगा वो उसी किस्म का टिश्यू, उसी किस्म के सेल बनाएगा, लेकिन अडल्ट का जो स्टेम सेल है वो डिफरेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट नहीं होता। वो जिस्म के जिस हिस्से में मौजूद है उस हिस्से में उसी तरह के स्टेम सेल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे दिमाग के स्टेम सेल नर्व सेल को रीजनरेट करते हैं, मसल्स के स्टेम सेल मस्कुलर सेल को रीजनरेट करते हैं, इसी तरह से ब्लड के स्टेम सेल जो है वो ब्लड सेल को रीजनरेट करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इंसान के जिस्म में 400 किस्म के अलग अलग सेल होते हैं। एक नॉर्मल इंसान के अंदर 36 ट्रिलियन सेल होते हैं, एक फीमेल के अंदर 28 ट्रिलियन सेल होते हैं, और एक बच्चे के अंदर 17 ट्रिलियन सेल होते हैं। इंसान के जिस्म का एक ऑर्गन है जिसको लीवर कहा जाता है, जिगर कहा जाता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर एक हेल्थी जिगर का 90% हिस्से को काट दिया जाएगा तो 10% हिस्सा रीजनरेट होकर वापस एक पूरा लीवर बना देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लीवर कभी डैमेज नहीं होता, लीवर डैमेज हो सकता है। लीवर के अंदर भी कैंसर जो है वो ज्यादातर अल्कोहल पीने से, सॉफ्ट ड्रिंक पीने से, जंक फूड खाने से लीवर डैमेज भी हो सकता है, और परमानेंटली इसके अंदर एक डिसऑर्डर आ सकता है जिसकी वजह से लीवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाना पड़ता है और लीवर कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। हमारे मुल्क में हर साल 2,70,000 पेशेंट जो हैं वो लीवर डिजीज से उनकी डेथ होती है।
अब हम वापस आ जाते हैं स्टेम सेल और उनकी रीजनरेशन पे। जैसे कि आपको पता है कि स्टेम सेल रीजनरेट होते हैं, स्टेम सेल की वजह से उस बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट के अंदर सेल जो रीजनरेट होते हैं। लेकिन ये जो रीजनरेशन का रीग्रोथ का जो प्रोसेस है, ये डिफरेंट ऑर्गन के अंदर डिफरेंट रेट के साथ रीजनरेट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के सबसे ज्यादा रीजनरेट करने वाले और सबसे जल्दी रीजनरेट करने वाले सेल जो है वो स्किन सेल होते हैं। और जो हमारी स्किन के स्टेम सेल हैं वो 27 डेज के अंदर अंदर हमारी पूरी बॉडी के जो स्किन है उसको रीजनरेट करके दिखाते हैं। इसी तरह से हमारी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर 5 दिन के अंदर रीजनरेशन कंप्लीट हो जाती है। और इसी तरह से हमारे पूरे जिस्म के 10% फैट सेल जो हैं वो 1 साल में रीजनरेट होते हैं। तो इसका मतलब कि 10 साल के बाद हमारे जिस्म के सारे फैट सेल जो हैं वो वापस रिप्लेस हो जाते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर रीजनरेशन इतनी फास्ट नहीं होती। और एक रिसर्च से ये पता लगाया गया है कि बर्थ के टाइम जितने भी नर्व सेल हमारे दिमाग में ग्रोथ हो जाती है वो थ्रू आउट द लाइफ उसी तरह से वो सेल रहते हैं। ये इंसान की उम्र के साथ साथ जो है नर्व सेल बढ़ते नहीं, बल्कि ये एक ही टाइम में रीजनरेट हो जाते हैं जो बचपन में होते हैं। लेकिन एक रिसर्च से ये पता लगाया गया है कि हमारे ब्रेन के 2 ऐसे पार्ट हैं कि जिनके अंदर कुछ हद तक रीजनरेशन पाई गई है। एक हिस्से का नाम है हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस का काम होता है इमोशंस, लर्निंग और मेमोरी के साथ लिंक होता है। तो इसके अंदर रीजनरेशन कुछ हद तक पाई गई है। इसके अंदर स्टेम सेल रीजनरेट करते रहते हैं सेल्स, नर्व सेल को। दूसरा ओल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं। ओल्फैक्टरी बल्ब्स जो होते हैं उनका काम होता है स्मेल का काम। लेकिन कभी ऐसा हो कि सेल के अंदर जो जीन होता है, जीन ही अगर डैमेज हो जाए तो तब क्या होता है। अब जीन होता क्या है, जीन को अल्लाह ताला ने एक इस तरह की प्रोग्रामिंग के साथ बनाया होता है कि इसके पास एक डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। बॉडी के अंदर, बॉडी के सेल की किसी भी जगह पे अगर सेल डैमेज हो जाते हैं तो जीन उनको इंस्ट्रक्शन भेजता है रिपेयर होने के लिए। जीन उनको इंस्ट्रक्शन भेजता है डेथ के लिए, इंस्ट्रक्शन भेजता है जब किसी भी सेल की टाइम पूरा हो जाए, जीन में कोई एरर आ जाए, जीन अगर डैमेज हो जाए, जीन का काम प्रॉपरली अगर ना हो पाए तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। जब हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में एक सेल के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो उससे ये जो रीजनरेशन है, ये जो सेल का रीग्रोथ होता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। और इसको रोकने के लिए अल्लाह ताला ने एक कुछ ऑप्शन रखे होते हैं। हमारे सेल के अंदर 3 तरह के अल्लाह ताला ने जीन रखे हैं जिनका काम होता है सेल को बचाना। अल्लाह ताला ने इस हमारे सेल के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म रखा होता है जो सेल डैमेज की टाइम काम करता है। जैसा कि P53 ट्यूमर सुप्रेसर जीन, ये एक ऐसा जीन है जो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। ये जीन एक प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन जो है डैमेज सेल को रिपेयर करता है। इसी तरह से एक फिल्टर जीन होता है। इस फिल्टर जीन का काम होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, अगर हमारे सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल रीजनरेट हो जाता है तो उस वेस्ट मटेरियल को कमांड देता है और वो सेल से बाहर हो जाता है। इसी तरह से कोई भी इरेलीवेंट चीज जो होती है वो हमारे सेल के अंदर नहीं जा सकती। ये फिल्टर जीन जो होता है इसको अंदर नहीं जाने देता। एक जीन होता है जो एक मैकेनिक की तरह काम करता है, जो डैमेज टिश्यू और डैमेज सेल को रिपेयर करता है। लेकिन तब क्या होगा कि जब ये सिक्योरिटी गार्ड, फिल्टर और मैकेनिक जीन ही डैमेज हो, जिस वक्त ये डैमेज हो जाते हैं तो इसी सिचुएशन का नाम कैंसर है। कैंसर जिस वक्त म्यूटेशन की वजह से सेल के ये जो 3 तरह की जो जीन मैंने बताया, ये जीन डैमेज हो जाते हैं तो सेल के अंदर जो रीजनरेशन होती है, न्यू सेल की ग्रोथ होती है, वो एक कंट्रोल लिमिट में होती है इन जीन की वजह से। लेकिन जिस वक्त ये जीन डैमेज हो जाते हैं तो तब सेल की डिवीजन जो है, सेल की जो पैदावार है वो इस तरह से एक अनकंट्रोल वे में होना शुरू हो जाती है। सेल की पैदावार इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर उस जब पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर जो सेल डिवीजन है, सेल की रीजनरेशन है, वो अनकंट्रोलेबल वे में हो जाती है। और ये जो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ सेल की होती है इसी को कैंसर सेल कहा जाता है। ये ग्रोथ जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये जिस जगह ओरिजिन हुई है वहां से फैलते फैलते उस टिश्यू को डैमेज करते करते इस तरह से ये सेल की जो ग्रोथ है इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि जो हेल्थी सेल हैं उनको भी डैमेज कर देती है। ये कैंसर सेल जिस्म के एक हिस्से से फैलते फैलते जिस्म के दूसरे हिस्से में भी चली जाती है। इस तरह से होते होते पूरी बॉडी के अंदर ये फैल जाते हैं, तो इसी को हम कैंसर कहते हैं। तो जब ये जिस बॉडी के किसी हिस्से में
ही कैंसर सेल पाए जाते हैं तो इनिशियल स्टेज होती है कैंसर की। जिस वक्त वो थोड़े और ज़्यादा फैल जाते हैं तो वो सेकंड स्टेज होती है। तो जिस वक्त पूरी बॉडी के अंदर कैंसर फैल जाता है तो वो थर्ड स्टेज या उससे ज़्यादा। इन कैंसर सेल की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? अब इस दो प्रोसेस हैं कि इन कैंसर सेल को मारने के लिए, एक केमोथेरेपी और एक रेडियोथेरेपी। अब कैंसर सेल को रोकने के लिए कैंसर पेशेंट को डोज दी जाती हैं, जो आपने सुना होगा। ये डोज दरअसल दो तरह की होती है, एक केमियोथेरेपी होती है और दूसरी रेडियोथेरेपी होती है। केमियोथेरेपी में कुछ पावरफुल केमिकल जो हैं वो पेशेंट को दिए जाते हैं और वो पावरफुल केमिकल इतने खतरनाक होते हैं कि वो जो कैंसर सेल हैं उनको भी तो डैमेज कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस्म के अंदर जो हेल्थी सेल होते हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं। दूसरा होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन जो होती हैं इतनी पावरफुल होती हैं कि जिस तरह से एक एक्सरे या अल्ट्रासाउंड की जो रेज होती हैं उनसे कई लाख गुना ज्यादा पावरफुल ये न्यूक्लियर रेडिएशन होती हैं। और ये रेडिएशन इतनी खतरनाक होती हैं कि ये उन सेल को तो डैमेज, जो कैंसर सेल को तो मार देती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हेल्थी सेल होते हैं उनको भी डैमेज कर देती हैं। इस कैंसर डोज से इतना खतरनाक इफेक्ट इंसान के जिस्म में पड़ता है कि जो हमारी बॉडी की, हमने जैसे अभी पढ़ा कि जो हमारे सेल जल्दी रीजनरेट होते हैं, जिनकी रीग्रोथ जल्दी होती है, जैसे स्किन सेल और हमारे इंटेस्टाइन के सेल, जो तो इंटेस्टाइन के सेल भी डैमेज हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत डेलिकेट्स होते हैं। इसी तरह स्किन सेल भी बहुत डेलिकेट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है उस कैंसर पेशेंट का, और उसके साथ साथ उसके जिस्म के अंदर जितने भी बाल होते हैं वो सारे बाल जड़ जाते हैं। अगर कैंसर को इनिशियल स्टेज में कंट्रोल तो कर लिया गया है, कैंसर सेल को तो मार लिया गया है डोज की मदद से, लेकिन अब जो हेल्थी सेल की डेथ हो गई है, उन हेल्थी सेल को रीजनरेट कैसे किया जाए, उनको किस तरह से रिज्यूम किया जाए, वो वापस किस तरह से उनकी रीग्रोथ की जा सके, उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो ये ट्रांसप्लांटेशन किस तरह से होती है कि जिस्म के हेल्थी सेल, अगर एक हिस्से में हेल्थी सेल मौजूद है, वहां से उन ब्लड को निकाला जाता है और ब्लड को निकालने के बाद एक मशीन में जो स्टेम सेल को अलग किया जाता है, फिर ब्लड को वापस से जिस्म के हिस्से में भेजा जाता है और इस तरह से स्टेम सेल को कलेक्ट करके बॉडी में वापस इंजेक्ट किया जाता है और इस तरह से जो डैमेज स्टेम सेल हैं वो वापस रीजनरेट हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं एटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा होता है कि अगर पेशेंट के जिस्म के अंदर कहीं हेल्थी स्टेम सेल मौजूद नहीं है तो फिर उसको क्या किया जाता है, किसी दूसरे इंसान के हेल्थी सेल जो हैं वो उसके जिस्म में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। अब ये ट्रांसप्लांटेशन किस तरह से होती है? जिस तरह से एक इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो दूसरे इंसान के ब्लड ग्रुप से मैच करके वो ब्लड ट्रांसफर किया जाता है, इसी तरह से स्टेम सेल के लिए एक ग्रुपिंग होती है जिसको HLA टाइपिंग कहते हैं। ये HLA टाइपिंग जो है वो 50,000 से 1,00,000 इंसान में किसी एक की दूसरे के साथ मैच कर सकती है। ये बहुत रेयर केस में मैच करती है। इसके लिए हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे एक इदारा है जिसका नाम DKMS है, जिनका काम है पूरी दुनिया से स्टेम सेल को इकट्ठा करना। और ये स्टेम सेल इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करने के बाद अपने पास एक डाटा रखते हैं और जिस वक्त इन फ्यूचर किसी को स्टेम सेल की जरूरत होती है तो वो इनके साथ राब्ता करते हैं और ये मेल आता है कि उसको फिर कहा जाता है कि तुम्हारा HLA टाइपिंग जो है वो किसी दूसरे इंसान के साथ मैच करती है। आप सबको DKMS के ऊपर आपको रजिस्टर करना चाहिए। इसका लिंक वीडियो के नीचे होगा। अब इसमें क्या, जब आप इस पे रजिस्टर करोगे तो आपके पास एक किट आती है। उस किट में आपको एक स्वैप सैंपल लेना होगा जिसको अपने मुंह के अंदर आपको रख के वापस उसी किट में पैक करके तो भेज दिया जाता है। तो जब इसको आपका स्वैप सैंपल वहां चेक करने के बाद उसकी HLA टाइपिंग जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो फिर इन फ्यूचर जब किसी को, अगर आपकी जो HLA टाइपिंग किसी के साथ मैच करती है तो फिर ये आपको कांटेक्ट करेंगे। इससे एक इंसान जो है, हम किसी कैंसर मरीज की जो है वो जान बचा सकते हैं। अब कैंसर की वजह जो जीन म्यूटेशन है, ये इसके कारण क्या हो सकते हैं? 5% जीन म्यूटेशन जो है वो इनहेरिटेड होती है, जो अगर पेरेंट में है तो वो उसके बच्चों में ट्रांसफर हो सकती है। और जीन म्यूटेशन की दूसरी वजह एजिंग भी होती है कि वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ जीन म्यूटेशन हो सकती है, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। 7% जो है वो म्यूटेशन जो है वो ओबेसिटी की वजह से होती है। जब इंसान की ओबेसिटी फैट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं जीन म्यूटेशन आपको हो सकती है और कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। यूवी रेडिएशन जो है, यूवी रेडिएशन से बचना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ये इतनी खतरनाक होती है, जब आपकी स्किन के ऊपर या किसी भी जिस्म के हिस्से पड़ेंगे ये आपके
सेल को डैमेज कर सकती हैं और आपका जीन को भी डैमेज कर सकती हैं। और इसी तरह से जो पैकिंग खाना है, जो जंक फूड है, इसके अंदर कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं। ये इतना खतरनाक केमिकल है कि जो आपको जीन को डैमेज कर सकता है, जीन म्यूटेशन होती है और इससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह से पोटाशियम बोरोमेट एक केमिकल है जो बहुत सी चीज़ों के अंदर पाया जाता है। आप वो चेक कर सकते हैं कि ये सारे केमिकल किस किस खाने के अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह जो हम फसलों के ऊपर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी जो है ये हमारे जीन म्यूटेशन के चांस जो हैं बढ़ जाते हैं और कैंसर का रिस्क होता है। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस तरह की जो खतरनाक बीमारी से हर एक की हिफाजत करे।